यूपीएससी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। दोस्तों, हम जिस नई सीरीज की शुरुआत की थी वो हमारी सीरीज़ थी यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन, जिसका पहला वीडियो बन चुका है, जिसमें हमने कुल 10 प्रश्नों पर चर्चा की थी। अब हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस सीरीज़ को शुरू करने का जो हमारा उद्देश्य यह है कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना, क्योंकि आपको मालूम है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करने में जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में काम करता है वह है आपका आत्मविश्वास। दूसरा, हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देते समय, उसके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते समय हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी यह चर्चा किया था कि मान लीजिए आपके सामने 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी और डी, और आपको 2 विकल्प के बारे में मालूम है कि ए और बी तो सही है, लेकिन सी और डी के बारे में जो अन्य 2 विकल्प हैं वे सही हैं या नहीं, इस पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस स्थिति में आप क्या करें, प्रश्न को छोड़ दें या उसे करें, या उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम क्या कर रहे हैं, इस अपनी रणनीति में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा यह चर्चा का तो विषय रहेगा ही। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो में मैंने एक नई चीज़ ऐड की है। वह यह है कि आयोग क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई एक विशेष टॉपिक है और उस टॉपिक से तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है। तो उस स्थिति में अभी तक मैं आपको क्या कहता था कि जिस टॉपिक से बार बार तथ्यों पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, आप क्या करिए कि उस टॉपिक से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको एक पेज पर लिख लीजिए और डेली बेसिस पर उन फैक्टों को देखिए, ताकि वो फैक्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएं। वो ठीक है। अब मैंने यहाँ किया क्या है कि जिस टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहे हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो मैंने अपनी खुद की नोट्स बनाई हो, जो मैंने लिख रखा था बहुत पहले, उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आप देख लीजिए, आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है तो आप ज़रूर नोट करिए उसको, और उसको क्या करिए, याद कर जाइए, ताकि आगे से ऐसे प्रश्न आएँ तो उनको आप कर सकें। एग्जाम्पल में आप देखें तो हमारे सामने एक प्रश्न है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 22 नंबर का ये प्रश्न देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पुस्तक का नाम, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इस तरफ अब लेखक के नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। अब सभी को तो सभी पुस्तकों के नाम नहीं मालूम होते, ना उनके लेखक के नाम मालूम होते हैं। मान लीजिए हमें इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं, ये तो थोड़ा फेमस हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जैसे मुझे ये मालूम है। दूसरा, इसमें जैसे एक गीता रहस्य है, गीता रहस्य के जो लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक हैं, तो हम क्या करते हैं, गीता रहस्य को मिला देते हैं बाल गंगाधर तिलक से। ए नेशन इन मेकिंग के जो लेखक हैं वे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, बस्ता एक है तो उसके लाला लाजपत राय हैं। ठीक है। अब जैसे डी का इंडिया विंस फ्रीडम, मुझे ये पहले से मालूम था कि इनके लेखक, इस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। डी का देखें कहाँ किस विकल्प में डी का दूसरा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, 3 में नहीं दिया गया, 3 में नहीं दिया गया, 1 में नहीं दिया गया, यहाँ पर 1 है। तो आप देखिए इसका मतलब आपका बी, सी, डी ये सब विकल्प गलत हैं। अब आपको सिर्फ एक पुस्तक और उसके लेखक का नाम पता होने से आप एक प्रश्न सही कर जा रहे हैं, तो आप ऐसी गलती यहाँ पर मत करिए। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके सामने ऐसे विकल्प आते हैं, एक तरफ पुस्तक का नाम है, एक तरफ लेखक का नाम है, या कुछ नदियाँ हैं और नहीं नदियाँ, हाँ ठीक है, चलो नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्थल पूछा गया है, उद्गम स्रोत क्या हैं। तो उस स्थिति में आप प्रश्न को स्किप मत करिए, देखिए, कोशिश करिए। हो सकता है कि आपको 1 या 2 का बराबर सब कुछ मालूम होगा तो आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए, ठीक है। चलते हम अपने पहले प्रश्न पर, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों ये बता दूं आपको कि यूपीएससी हिंदी की तरफ से प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। यह कोर्स जो है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने की जो आपकी राह होती है उसे सरल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं, एडमिशन लेना चाहें तो आप दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न था वह यह था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। अब अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो अकबर का जो काल है आप देखें तो अकबर का काल 1556 से 1605 ईस्वी का है। और अकबर जब गद्दी पर बैठे थे तो वे अल्प वयस्क थे। तो बैरम खां के नेतृत्व में इन्होंने शासन को संभाला। जब 1560 की ईस्वी के आसपास इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन को संभालना शुरू किया तो इन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उदारता दिखाई। उदारता इस सेंस में आप देखें तो 1563 में उन्होंने क्या किया था, जो युद्ध में बनाए गए बंदी होते थे उन्हें दास बनाना छोड़ दिया। ठीक है, अब दास नहीं बनाए जाएंगे। 1564 में उन्होंने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। 1565 में उन्होंने क्या किया था, जजिया की जो कर था उसकी समाप्ति उन्होंने की थी। उसी दौरान उन्होंने क्या किया था, जो धार्मिक और सामाजिक उनकी उदारता की जो नीति थी उसमें उन्होंने सती प्रथा को पहली बार रोकने का भी अकबर ने प्रयास किया था। उसी दौरान अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की जो आयु थी उसको भी निर्धारित करने का प्रयास किया था। साथ ही लड़कियों को यह आज़ादी दी गई कि वे अपने जो गार्जियंस हैं उनके बिना दबाव के भी वो जैसी इच्छा चाहे उस व्यक्ति से, उस लड़के से वे क्या कर सकती थी, विवाह कर सकती थी। तो यहाँ पर दोनों विकल्प हमारे सही होंगे। जो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही होंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अधिकारी का नाम है तो दूसरी तरफ विहित कर्तव्य है। तो ये अधिकारी जो हैं मुगल सम्राट से संबंधित है। दीवान ए तन, जैसे अकबर के काल में 4 मंत्री होते थे जिनमें से दीवान एक मंत्री हुआ करता थे। उनकी सहायता के लिए ही दीवान ए तन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। दीवान ए तन जो अधिकारी होते थे वे जागीर व वेतन को देखने का काम करते थे। जागीर व वेतन को देखने का काम करते थे। तो आप ये समझिए कि ए का क्या हो रहा है यहाँ पे 3। तो देखिए ए के सामने कहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है, तो बी का ये देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब है कि ए सी डी ये सब गलत है। सही ऑप्शन क्या है हमारा बी। आप सिर्फ एक अधिकारी और उसके विहित कर्तव्य के मालूम होने से आप प्रश्न को सही कर जा रहे हैं। आप ये समझिए आयोग का ये कोई उद्देश्य नहीं होता कि आप प्रश्नों को सॉल्व न कर सकें। आपने थोड़ी भी पढ़ाई अच्छे से की है तो आप आसानी से प्रीलिम्स जो इसकी परीक्षा उसको क्रैक कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। और इसमें कई दोस्त हमारे आते हैं कि दीवान ए तन अधिकारी का नाम पढ़ लिए, फिर मुस्तौफ़ी, मुशर्रफ, वकिया नवीस अधिकारी ने, और ये क्या आ गया, वो डर के मारे क्या किए कि अरे छोड़ो यार ये हमारे बस का नहीं है, स्किप कर गए। हो सकता था थोड़ा एफर्ट करते तो वो सही कर जाते। तो आप ऐसी गलती आप मत करिए, ये ध्यान रखिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शेख मिनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख मोहम्मद हुसैनी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अब आप देखिए जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे, जो चिश्ती संत होते थे, उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही थे। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो कहाँ है, दिल्ली में है। और उन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का जो शासनकाल रहा वो अपनी आंखों से उन्होंने देख रखा था। तो यहाँ पर जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो मुल्तान यहाँ पर लिखा ये गलत है। मतलब जो हमारा होना चाहिए विकल्प कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो डी है। बाकी के ये तीनों सुमेलित हैं। बहुत ईजी प्रश्न था। आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाते तो कुछ भी, ये न्यूज़ में हमेशा भी कभी कभी सुनने में हमें मिलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की
रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया। फिरोज शाह तुगलक जो शासक थे, वे अपने काल में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किए थे, नहर निर्माण का कार्य उन्होंने बड़े स्तर पर किया था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने लगभग 11 नहरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक नहर का नाम रजब वाह जो इनकी प्रमुख नहरों में शामिल है। तो जो मुगल कालीन जो नहर है, इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा साहब नहर, इस नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक की जो नहर रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो यहाँ जो विकल्प होना चाहिए वह बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक हैं या लेखक थे? तो अली आदिल शाह जो थे, इनके उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना की थी। यह जो किताब है गीतों और जो रागों होती हैं इनके वर्णनों से संबंधित है। तो आप ये बहुत, इसमें कुछ समझना है नहीं, ये भी सीधा सीधा प्रश्न था, फैक्ट था। तो आप ये समझ लीजिए कि इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय थे, इनकी यह पुस्तक का नाम है। 16वां जो प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। हाँ बिल्कुल है, उनके जो पूर्ववर्ती राजवंश थे उनसे अधिक जानकारी हमें चोलों के विषय में है। क्योंकि चोल शासकों ने, कारण क्या है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का जो चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो इन्होंने जो चोल शासकों के बारे में सबसे सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है, उसकी वजह हम खोजें तो वो हैं सिर्फ अभिलेख इन्होंने क्या करवाया, चलन इनके शासन के दौरान बहुत ज़्यादा रहा, और इन्होंने जो भी विजय किए उनका विवरण उन्होंने अभिलेख पर उन्होंने उत्कीर्ण करवाया। चोल जो शासन रहा है, इसे दक्षिण भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और इनके काल में जो द्रविड़ वास्तुकला है, यह चरमो उत्कर्ष पे भी थी। इसकी शुरुआत, द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत तो पल्लव काल में ही हुई थी, लेकिन जो चरमो उत्कर्ष देखने को मिला था वह यही काल था। चोल शासकों का जो काल था यही काल था। तो यहाँ पर जो हमारा जो होना चाहिए प्रश्न विकल्प सही, वो ए आर दोनों सही है, ए होगा 16 का ए। अब आते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस खंड पे, इससे संबंधित जो प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा आयोग है, विकल्प ए को सही माना है, जबकि बी सही होना चाहिए, NM जोशी। प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी गए थे, सलाहकार के रूप में BP वाडिया को नियुक्त किया गया था। तो हमारा सही तो होना चाहिए NM जोशी, लेकिन विकल्प जो आयोग ने माना है वो ए है। 18वां देखें, प्रश्न है, एक्स ला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह जो संधि हुई थी, यह प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध था उसकी समाप्ति के साथ हुई थी। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और क्यों हुआ था? जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, इनके कुछ यूरोपीय और भारतीय मुद्दे थे, उसको लेकर के इनके 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, जिनमें से प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था, और एक्स ला सैपल की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ, जिनमें अंग्रेज़ों को मद्रास प्राप्त हुआ और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका का कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ।
तो इस सेंस में देखें तो जो हमारा कोट जो दिया गया है ए और बी और सी और डी सही बताना है, तो इसमें जो हमारा सही होगा वो सी होगा, 18 का सी। 19वां प्रश्न देखें तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। अब फिर से काफ़ी लोग कहते हैं कि सर बहुत फैक्ट पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उसको क्या किया जाए। अरे कुछ नहीं पूछे जाते, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और दूसरा आपको सिर्फ एक दो फैक्ट के नाम मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को सही करेंगे। जैसे 1857 की क्रांति के बाद भारत में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए गए थे, जिनमें से एक है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो 1861 से संबंधित है। इस भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम में हुआ क्या था कि जो पहले के उच्चतम न्यायालय थे और जो दीवानी अदालत शायद करके हैं, इनको समाप्त किया गया और बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो आप ये समझिए जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है वो 1861। अब मुझे एक ये मालूम था, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सही विकल्प तक पहुंचना है। तो देखिए क्या करते हैं अभी आगे। सी का 4 देखिए कहाँ है, सी ये है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर है ना 4। तो आपका जो विकल्प होगा सही वो डी होगा, मतलब कि ए बी सी गलत। लो हो गया। अब आप इसमें सर पकड़ के बैठ जाएं कि अरे ये क्या इतने फैक्ट पूछ ले, आप तो नहीं आएगा। अरे आपने 1857 की क्रांति तो पढ़ा है ना, जो अब आपने वहाँ पढ़ा तो सामाजिक, धार्मिक और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो सुधार किए गए तो उसमें आपने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप जब इसको पढ़े हैं तो फिर क्यों गलत ऐसे प्रश्नों को करेंगे। नहीं, आप उसको सही करके आइए और स्किप भी मत करिए, कोशिश करिए, होगा। वहीं भारतीय जो शस्त्र अधिनियम है, आपको मालूम होगा कि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था और इसका उद्देश्य क्या था कि कोई भी व्यक्ति शस्त्र को बिना लाइसेंस के नहीं रख सकता और उसका व्यापार भी बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता। तो आपको एक दो मालूम है तो आपके काम बन जाने हैं, उसमें आप ज़्यादा नहीं सोचना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया। जो डलहौजी थे, आपको मालूम होगा कि यह उनका वो काल है जब इन्होंने ब्रिटेन के हित के लिए, औपनिवेशिक हित के लिए भारत से कच्चे माल के निर्यात के लिए और ब्रिटेन से तैयार माल के आयात के लिए इन्होंने विलय एवं विस्तार की नीति का खूब व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। कुशासन के रूप में अवध को क्या कर लिया, विलय कर लिया अपने क्षेत्र में। फिर इसके बाद पंजाब का युद्ध के माध्यम से किया। उसी तरह इन्होंने हड़प नीति के तहत सतारा, झांसी, संबलपुर, ये तमाम जो क्षेत्र थे उनका विलय किया। उसी तरह सिक्किम का विलय भी इन्होंने किया। इसको किस आधार पर किया, इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश डॉक्टर हैं इनकी क्या की गई है, वहाँ पर सिक्किम क्षेत्र में क्या उनका सम्मान नहीं किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस वजह से सिक्किम का क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। तो यहाँ पर जो हमारा सही होना चाहिए विकल्प सी। 21 का देखें तो 21 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। आपको मालूम होगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो इसलिए विफल हुआ क्योंकि उसमें कांग्रेस ने भागीदारी ली ही नहीं थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी थी और जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गए थे वे गांधी जी गए थे और महिला के प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू गई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे उसमें। सरोजिनी नायडू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंदिरा और गांधी के इसी मिलन को ही दो महात्माओं का मिलन भी कहा था। आप ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प गलत होगा वो डी होगा। किसने भाग नहीं लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले ये 22 वाले प्रश्न पर तो हमने चर्चा कर ही ली है, तो अब चलते हैं इसके आगे के प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो आप ये समझिए जो नंज राज थे इन्होंने डिंडीगुल में हैदर अली को फौजदार के पद पर नियुक्त किया था
और हैदर अली ने क्या किया कि फ्रांसीसियों के सहयोग से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दी। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। ऐसे प्रश्न पर आप क्या है ना कि आप जब कॉन्सेप्ट को हिस्ट्री में आप जब पढ़े होंगे तो उस दौरान ये सब चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर कोई दिमाग यही नहीं लगाना कि अरे इसमें क्या छोड़े क्या नहीं, इसमें कुछ है नहीं है भाई। अब जब आप इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर जाकर फैक्ट नहीं रटना है, तो आप कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कीजिए। आप जब अवधारणात्मक समझ को बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो तथ्य होते हैं वो याद हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। हाँ, लागू की थी। भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था आपको याद होगा, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये है ना भू राजस्व की उन्होंने व्यवस्था लागू की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकें, राजस्व की प्राप्ति कर सकें, लगान वसूल सकें। इस सेंस में उन्होंने अलग अलग व्यवस्था लागू की अलग अलग भागों में। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। हाँ सही है, बन भी गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का यह कोई उद्देश्य नहीं था कि वह कोई भू राजस्व व्यवस्था लागू करिए तो उसका ये उद्देश्य था किसानों का कल्याण हो। उसके किसानों के कल्याण से कोई मतलब ही नहीं होता था। तो इससे क्या हुआ कि किसान अलग अलग वर्ग में भी बंट गए। तो यहाँ पर जो हमारा सही होना चाहिए, ए और आर दोनों सही हैं, सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, सही है। आगे अब क्या सोचना, पढ़ना ही बेकार है आगे। और हाँ, एक बात ये भी है कि आयोग ने विकल्प ए को ही सही माना है। अब जो अगला खंड हमारा शुरू होता है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें नदियों से भी हर बार प्रश्न पूछ ही लेता है आयोग। इस बार क्या पूछा है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, यमुना नदी की, और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए, मान लीजिए यमुना नदी है, तो यहाँ पर जो नदी मिल रही है वो चंबल है, फिर इसके बाद सिंध है, फिर इसके बाद बेतवा है, फिर इसके बाद केन है। आप कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी नदी हो उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, पश्चिम से पूर्व की बात हो या पूर्व से पश्चिम की बात हो, जो ये नदी है सबसे पहले जो पश्चिमी सबसे नदी है, पश्चिमी नदी, इसका नाम ज़रूर याद कर लीजिए, और पूर्वी जो है, तब भी आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हैं। अब क्रम से व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व। इसका मतलब है कि जो चंबल नदी है, आपके दिए गए विकल्प में 4 जो अंक है ये पहले होना चाहिए, जिसमें पहले नहीं होगा उसको हम गलत मान लेंगे। 4 यहाँ पर है, यहाँ 1 दिया गया है गलत, 3 है गलत, 2 है गलत, 4 ये है सही। लो, हो गया काम आपका। अब आप कहोगे आयोग बड़ा टफ बनाता है, बड़े फैक्ट पूछते हैं। कहाँ पूछता है बताइए आप, कितना ईजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, चलो आपको पश्चिमी नदी नहीं मालूम है, पूर्वी तो मालूम है, केन, ठीक है, केन 2 नंबर। इसका मतलब जो पूर्वी केन है ये आखिरी विकल्पों में दिए गए अंकों में जो सबसे आखिरी अंक होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए 2 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, फिर ये आपके क्या हो गए विकल्प, ये सब गलत हो रहे हैं। 2 यहाँ पर है, सही कर जाइए, क्या दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट तो नहीं है, ये पर्वत श्रेणी है ही नहीं। विंध्याचल पहाड़ी है। अरावली जो श्रेणी है ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। समझ रहे, प्राचीनतम नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली जो श्रेणी है प्री कैम्ब्रियन काल की बात है, और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में इसका नाम गिना जाता है। और जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो हिमाद्री श्रेणी है, जिसका अभी भी क्या है, निर्माण शुरू है, वो अभी भी क्या हो रही है, उसका निर्माण हो रहा है। यही वजह है कि हिमालय में देखते हैं कि पास भूकंप हमेशा आते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। तो जो
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उसमें हालचू, ओंजे, सोमपेन और अंडमानी निकोबारी ऐसे कुछ जनजातियों का नाम है जो वहाँ की हैं। जो ये रेंगमा है ये नागालैंड से संबंधित है, समझ रहे हैं, ये नागालैंड से संबंधित है। तो इस सेंस में हमारा जो विकल्प है वो बी क्या है, निवासी नहीं है, ये वाला होगा रेंगमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी नहीं है। हिमालय पार नदी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि हिमालय के निर्माण से पहले उन नदियों के नाम बताइए आप कि वे अपना रास्ता ना बदल करके उसी रास्ते पर वो बहती रही, जिनमें सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ शामिल हैं। तो ये नदियाँ क्या हैं, और ये जो हैं झेलम, गंगा, राबी ये हिमालय पार नदियाँ नहीं हैं। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ क्या हैं, हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदियाँ हैं जो पर्वतों का निर्माण होता रहा लेकिन वे अपने ही रास्ते बहती रही और एक बड़े गार्ज का भी निर्माण करती हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो बी होगा कि कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है, तो सतलज है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब फिर जनजातियों के नाम है तो आप इसकी भी लिस्ट बना लीजिए, मैंने तो अभी नहीं बनाया यहाँ पे और देखा भी नहीं हूँ। आप क्या करिए, आपके पास नोट्स होंगे, आप जब इस फील्ड में हैं तो आप जनजातियों और उनकी अवस्थिति और स्थिति क्या है उसके आप एक नोट्स बना लीजिए। इसमें क्या है, जो खस है, ये जो खस जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है। तो आप समझिए कि ये जो सुमेलित नहीं है वो सी होगा हमारा। अब जो अगला प्रश्न है वो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग से प्रश्न है, आप इसको भी गलत कर जाते हैं तो ये समझिए कि फिर आप तैयारी को लेके सीरियस नहीं थे। मुंबई जो है, मुंबई भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। तो इस देखें तो कथन ए क्या हो जाता है हमारा, गलत। कथन ए और दोनों सही हैं लिखा है, ये गलत हो गया, दोनों ये भी गलत हो गया। ए सही है, ये भी, मतलब क्या सही होगा, डी। आर सही क्या है, परंतु आर सही है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। ये कपास उत्पादन के क्षेत्र में है इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं, ये तो बात सत्य है, लेकिन यहाँ पर उद्योगों का क्या नहीं हुआ है, विकास नहीं हो पाया है बड़े स्तर पर। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिन पर आप इसके पहले वाले जो वीडियो में थे वहाँ पर तो हमने 10 प्रश्नों की चर्चा की थी, आज हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा की है। आगे हम ऐसे ही प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।